बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है RLC सीरीज सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेटर वे से आपको समझा सकूं। जी, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट से पहले अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो सपोज कर लें कि हमारे पास एक AC सोर्स है और ये कोई भी रजिस्टर मौजूद है। हम क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव वे से लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो कन्वेंशनल करंट है। सपोज कर लें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें फॉर हाफ टाइम में ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब है चार, इसको जो अल्टरनेटिंग वे से जो एनर्जी मिलेगी उसमें ये ऐसे गया, इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, और ये ऑसिलेशन वे से जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है ये समझ लें ऐसे गया। अब जो अगली बात है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ दरमियान में मैक्सिमम हुई होगी और उसके बाद ये स्लो हो गया होगा। अब अगले टाइम के अंदर मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। अगले टाइम के अंदर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये यहीं से वापस आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे वापस आएगा, ये वाला हिस्सा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, इस तरह ये वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, यहाँ वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो ये डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से, यहाँ से ये ऐसे जो है ना यहाँ तक नहीं जाता। तो फिर डायरेक्शन की बात हम क्या करते हैं, क्योंकि अब पहले हाफ टाइम के अंदर ऐसे लग रहा होता है कि सारे चार्जेस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ये ऐसी है जैसे आप बुक्स रखी हैं, बुक्स रखी हैं, इनको इधर से धक्का दे, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये ऑसिलेशन हो रही है। देखिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन बुक वहीं पे मौजूद है। अब अगले आधे टाइम में इधर से धक्का दें तो ये इधर गिरेगी, ऐसे गिरेगी। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ऑसिलेशन से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है लेकिन चार्ज उसी जगह मौजूद है। ये बेसिक कंसेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करते, जस्ट ऑसिलेट करते हैं, उससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। आधे टाइम के अंदर इन सब की डायरेक्शन एक साइड पे होती है और आधे टाइम में डायरेक्शन दूसरी साइड पे होती है। ये है बेसिक कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि जैसे उसको आप सप्लाई दे रही हैं एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, जिसको आप वोल्टेज का नाम दे रहे हैं, उसी तरीके से अल्टरनेटिंग जो फ्लो है वो चलता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। जी, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आपके पास दो चीजें आ गई, आपके पास करंट भी अल्टरनेटिंग है और वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है। तो ये तो ऑसिलेशन है। और जब आप ऑसिलेशन की बात करते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई हैं। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और पाई बाई 2, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 और दिस इज 360। और क्या चीजें याद रखनी है? टाइम। जब टाइम का चौथा हिस्सा गुजरता है 1/4, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर ये सपोज कर लें आपके पास करंट है तो यहाँ ये आई नॉट होगा बाई यूजिंग दिस इक्वेशन, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, फिर ये कर्व क्यों बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। पिछले लेक्चर के अंदर मैं ये बता चुका हूँ कि ये कर्व क्यों बनती है। जी, और हाफ टाइम के अंदर T/2 में जो वैल्यू आपको मिलेगी अल्टरनेटिव करंट की, वो जीरो होगी। यहाँ पे 3/4 में फिर मैक्सिमम मिलेगी नेगेटिव वे से और यहाँ फिर जीरो मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से बात हो गई। और अगर आप इसके लेमडा के हिसाब से भी ले लें तो λ/4 में मैक्सिमम, यहाँ पे 180 डिग्री पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ये याद रखना है आपने। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके पीक डिफरेंट हो सकती है और इधर फार्मूला क्या बनेगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा। इसका मतलब है जो जो ऑसिलेशन की इक्वेशन है अब वो अल्टरनेटिंग करंट पे भी अप्लाई होगी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे भी अप्लाई होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज है जो आपने याद रखनी है वही है कि सपोज कर ले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट की, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे वाइट लाइन खींच रहा हूँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है विच इज आई नॉट।
ठीक हो गया। अब आप को सपोज कर लें, मैं कंडीशन देता हूं कि आपके पास 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर आपने पानी को हीट करवाना है 40 सेंटीग्रेड तक, और आप जो सप्लाई दे रहे हैं पानी की वो डीसी सप्लाई है, करंट डीसी फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, और यह मीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, जो सपोज कर लें ये शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। अब यही काम आप एसी सप्लाई के साथ करेंगे, कंडीशन सेम है आपके लिए, यही कंडीशन। ठीक है, लेकिन अब जो सप्लाई है वो कौन सी है, एसी है। अब जो आपका मीटर है वो ऐसे शो करता है, कभी जीरो पे जाता है, कभी मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे जाता है और फिर मैक्सिमम पे, क्योंकि अल्टरनेटिंग है तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो कोई आपसे ये पूछे भैया आप कितना करंट दे रहे हैं, तो आप तो नहीं बता सकते कि ये करंट कितना है। इधर तो बता सकते हैं क्योंकि ये जाके फिक्स हो जाएगा, इतना करंट आप दे रहे हैं इसको इसकी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये करंट फिर कितना होगा, क्योंकि आपको तो सिंगल वैल्यू चाहिए, आपको एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो आप पूरे डाटे को शो कर सकें। ये तो नहीं कहेंगे नहीं जनाब इसकी वैल्यू 0 है फिर 10 है, फिर 0 है 10 है, ये तो नहीं कहेंगे। इसकी वैल्यू वो कितनी होगी उसको हम मेजर करते हैं। एवरेज वैल्यू यहाँ से फिजिकली भी हमने देखा कितनी शो होगी, अगर डीसी मीटर लगाएंगे तो उस पे वैल्यू कितनी शो हो रही होती है। याद रखें अगर इस पे वैल्यू 10 एम्पियर है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी डीसी मीटर जो शो करेगा वो 7.07 होगी एम्पियर। इसका मतलब है इसका 7.07 जो है वो इसका क्या होगा, इधर 10 एम्पियर शो हो रहा है, इधर 7.07 एम्पियर शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये इस डाटे की एवरेज वैल्यू है। अब एवरेज कैसे ले ली जाती है, मैथमेटिकली तो यहाँ एवरेज नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये इसकी पीक वैल्यू है, ये पीक, और यहाँ से यहाँ तक ये पीक वैल्यू हो गई थी, और पीक टू पीक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, यानी सपोज कर लें इसकी ये वैल्यू 3 है, अगर पीक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो ये 0 है, 0 से 3 ये पीक वैल्यू हो गई। पीक टू पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये 6 होगी पीक टू पीक वैल्यू। अब एवरेज लेते हैं तो हर ऊपर वाले डाटे का नीचे एक नेगेटिव मौजूद है, वो तो 0 कर देगा। इसका मतलब है हमें यहाँ कोई और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। हम ये करते हैं कि हम 3 का स्केयर ले लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, और आपको यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ये चीज ऐसे मिलेगी। ये इसका स्केयर हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिमम आप 9 पे चले गए, और इसका स्केयर भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, जब स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 9 पे चली गई। जी जनाब, ये आपने ये चीज हासिल कर ली। अब आप इसका हाफ लें, और फिर उसका जो है ना जब आप जो है ना एवरेज लेंगे तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पे जाके कहीं। ठीक है, ये 9 क्या है, पीक वैल्यू का स्केयर है, पीक वैल्यू का स्केयर है, और जब आप उसका अंडर रूट लेंगे और उसकी एवरेज लेंगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 मिलेगी। आपने ये याद रखना है, जिसको आप आई रूट मीन स्केयर वैल्यू कहते हैं, IRMS। ठीक है, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू का √2। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्केयर आ जाएगा उसका भी, और जब उसको यानी ये वैल्यू आपके पास आती है ना I0 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, यही एवरेज लेंगे ना, 9 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, तो IRMS क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा I0, और इधर क्या आ जाएगा √2, या आई। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी जब एसी वैल्यू लिखे होते हैं ना उसके साथ RMS नहीं लिखा होता, तो ये अंडरस्टूड होता है, RMS लिखा हुआ या ना लिखा हुआ हो। अब जैसे VRMS आप लेते हैं, VRMS जो आपके पास सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट है, ये बेसिकली मैक्सिमम का 0.707 है, 0.707 मैं सबको रेज कर रहा हूँ। जी, तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, I इक्वल्स टू I0 डिवाइडेड बाई √2 या 0.707 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ये याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है। सेम, तो IRMS लिखा हुआ या ना लिखा हुआ, अगर I है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अब वो जो मैं आपको करंट वाली एग्जांपल दे रहा था, तो इसका मतलब है डीसी सप्लाई के अंदर अगर आप 10 एम्पियर दे रहे हैं तो एसी सप्लाई में आपको 0.707 देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली 10 का ही एवरेज वैल्यू है। क्लियर होगी बात, बहुत आसान है इस बात को समझना। और वी का भी यही फार्मूला निकलेगा 0.707 V0। इसकी V0 डिफरेंट हो सकता है लेकिन फार्मूला सेम यूज होगा, ये RMS का फार्मूला हो गया, ये आपने याद रखना है। पीक टू पीक भी मैंने बता दिया है। अब आगे आते हैं कि हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं और फेजर का कंसेप्ट भी लेते हैं। अभी मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि फेजर का कंसेप्ट का क्या मतलब है। अगर आप ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन की बात करें, सपोज कर लें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। अब आप इनका वेक्टर ले लें, ये इसका वेक्टर हो गया, ये इसका वेक्टर हो गया।
अब नजर आ रहा है कि ए जो है वो बी से आगे है, ठीक है, उसकी मोशन जो भी हो। जी, ये ए जो है ना यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो बी यहाँ पे पहुंच जाएगा। जी, इनके दरमियान में ये फेज जितना पहले था, अगर मोशन सेम है तो ये उसी तरह इनके दरमियान में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं ये सर्कल को अगर निकाल दूं तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। अब अगर ये वाला यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला जो है ना रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपने फेजर का कंसेप्ट लिया कि ऑसिलेशन के लिए जब आप फेजर लेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी, एम्पलीट्यूड को शो करेगी। तो दो मोशंस को बताना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा जब हम आगे सर्किट की बात करेंगे। जी जनाब, अब हम सर्किट की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी का बिहेवियर हम चेक करते हैं इन आर। आर में क्या है, सपोज कर लें आपने वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज की वैल्यू है। जैसा वोल्टेज दिया अल्टरनेटिंग है तो उसके अंदर जो करंट है रेजिस्टर के अंदर, ये सिंपल सा सर्किट बना लिया। वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग और करंट भी अल्टरनेटिंग, दोनों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। ये जिस तरह चेंज हो रहा है, जैसा वोल्टेज दिया करंट भी वैसा है। ये देखें, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, गो के दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन बिहेवियर क्या दोनों का सेम है। इसका मतलब है दोनों के लिए सेम इक्वेशन यूज होगी। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा एंड वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। अब इसमें से कौन आगे और कौन पीछे, दोनों एक ही जगह से एक ही वे से निकल रहे हैं, दोनों का बिहेवियर सेम है। इसका मतलब है दोनों फेजर वेक्टर जो है दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे देखें जो रेड कलर है वो लाइन आपने बड़ी बनानी है क्योंकि यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये देखें, उसका वेक्टर दोनों पैरेलल रखें क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। एक ही जगह से दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर सर्कल फॉर्म में मैं बताऊं, सर्कल फॉर्म में आप ऐसे शो कर सकते हैं इसको। ये अगर सपोज कर लें वी है, आपके पास आई जो है वो यहाँ इसके ऊपर होगा, दोनों पैरेलल हैं। अब वी सपोज कर ले यहाँ पे चला गया, सॉरी ये देखे वी यहाँ पे आ गया तो आई भी उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। दोनों देखें एक ही एंगल से रोटेट कर रहे हैं। अगर फेजर की बात करें, फेजर का कंसेप्ट लें तो इसका मतलब है दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। तो इससे आप ये चीज निकालेंगे कि अगर ये वी है तो जो आई होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या है इनमें, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इन फेज हैं। बस ये एक लाइन आपने याद रखनी है, दोनों इन फेज हैं, दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब मैं आपको आरएलसी सर्किट बताऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये फेजर का कंसेप्ट कितना अहम है, कितना आपको एज देगा। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब आप सेकंड ले लें कैपेसिटर के अंदर, सी एसी इन कैपेसिटर। जी, कैपेसिटर का कंसेप्ट तो बहुत आसान है वैसे समझना। ये देखें, इसमें आपको पता ही है शुरू पे वी जीरो है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, चाहे एक डायरेक्शन की भी बात करें आप। जी, चार्जेस यहाँ जमा होंगे तो वी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वी भी जीरो है और चार्ज भी जीरो है। करंट यहाँ पे मैक्सिमम है, करंट यहाँ पे आता जाएगा, वी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे चार्जेस यहाँ जमा होंगे, ये आने वाले चार्जेस को रिपेल करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। इससे आपने, ये वैसे तो बहुत डिटेल के साथ बताया जा सकता है, मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहूं कि शुरू के अंदर करंट मैक्सिमम है, करंट को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जब टाइम जीरो था करंट मैक्सिमम है, इसीलिए मैं यहाँ से इसको शुरू करूंगा। वी और आई दोनों जीरो थे, इसको मैं रेड कलर के साथ शो करता हूँ। ये आई आ गया आपका, अब वी को मैं ऐसे शो करूंगा। जी जनाब, ये देखें, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये देखें, जब आई जो है वो मैक्सिमम है उस टाइम वी क्या है, जीरो है। इसका मतलब है पहले कौन लीड कर रहा है, आई, टाइम इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। चार्ज का बिहेवियर भी वही होगा जो वीक है। ये चार्ज है आपके पास, मैं इसमें और कलर ऐड कर लेता हूँ। दिस इज चार्ज, चार्ज उसी तरह बिहेव करेगा जैसे वी बिहेव कर रहा है, वो मैंने आपको कंसेप्ट भी दे दिया है। अब ये चार्ज है। अब अगर आप स्लोप लेना चाहिए, इधर टाइम गुजर रहा है, किसी भी पॉइंट पे चार्ज के किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप लेना चाहें
किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब स्लोप मैक्सिमम कब होगी, ये देखें ना, स्लोप, ये स्लोप है, ये देखिए, ये स्लोप है। स्लोप मैक्सिमम होती है जब आपके पास वैल्यू इस तरह हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और वो मैक्सिमम कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, और वो आपको क्या देता है, करंट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इसकी स्लोप लें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगी, करंट देगी। ये भी आपने बात यहाँ से याद रखनी है। अब आ जाते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। तीनों ऑसिलेशंस थी, तो तीनों अगर ऑसिलेशंस हैं तो फेजर डायग्राम से बताना बहुत आसान है। अब लीड कौन कर रहा है, अगर मैं रेड कलर करंट के लिए यूज करूं तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि करंट लीड कर रहा है कितना, जब वो मैक्सिमम है दूसरी चीज मिनिमम है, इसका मतलब है करंट आपका इधर आएगा, करंट इधर आएगा, और वोल्टेज आपका इधर आएगा। वैल्यू उसकी डिफरेंट भी हो सकती है, ये वी है और ये आई है। कौन लीड कर रहा है, आई कितना, पाई/2। जी अब सपोज कर ले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई इधर चला गया, आई इधर आ गया, अब वी इधर आ जाएगा, वी इधर आ गया, लेकिन फिर भी लीड कौन कर रहा है, आई, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं उसमें ये बता देता हूँ कि उसमें उल्टा काम होगा। अब आप इंडक्टर यूज करें, अब आप इंडक्टर यूज करें, और ये इंडक्टर है आपके पास, और सिंपल, ठीक है। अब इसमें कौन लीड करेगा, इसके अंदर जो है वो वी लीड करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या इंड्यूस करता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो है ना वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की आप बात करेंगे। तो यहाँ लीड कौन कर रहा है, वी। तो आप एक लाइन में अगर पॉइंट याद रखें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सप्लेन करते रहें, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में अब कौन लीड करेगा, अब आपके पास वी लीड करेगा और आई लैग करेगा, क्योंकि ये नीचे है और ये आगे है। ये देखें कौन है आगे, ये वी जो है वो पाई/2 आगे है। सो सिंपल, ये एक एक लाइन अगर आप याद रख ले, तो अब जब हम आर एल सी सीरीज सर्किट की बात करेंगे, आप कह सकते हैं सर आपने ना तो आर सी सर्किट की बात की है ना आर एल सर्किट की बात की है, आपने आर एल सी सर्किट की बात क्यों की है। इसलिए कि ये सर्किट मैं जिस वे से बनाने जा रहा हूँ उससे आपका ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा और ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा, ठीक है। इसी एक टॉपिक को, असल में ये आपका जो लेक्चर है वो आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए है। जी जनाब, अब आप इसको देखते हैं। आर एल सी एक ऐसा सर्किट लेना है, सीरीज सर्किट, जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हो। ये देखें आर आ गया, उसके बाद इंडक्टर, ये मैं थोड़ा सा साइड पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको बाद में एक आध चीज को कैंसिल भी करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये बन गया जनाब, ये आर। अब आपने इनमें से क्या क्या चीजें इसकी लिखनी है, ये मैं यहाँ से रेजर यूज कर रहा हूँ। जी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ये आर रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस भी आर। ये आपके पास इंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी एक्स एल, और ये कैपेसिटर है और इसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी एक्स सी। ये भी बताऊंगा ये किस किस चीज पे डिपेंड करेंगी। अब ये तीनों आ गए हैं। अब आर के अंदर वी और आई दोनों का बिहेवियर शो करना है। ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से हमने, और हम जब सपोज कर लें कि ये अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज दे रहे हैं इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरिएबल है। अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो जिस टाइम मैं चेक कर रहा था उस टाइम आर और वी, फ्रीक्वेंसी को कम करें या ज्यादा करें आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वी और आई दोनों जो है ना, वी और आई ये दोनों पैरेलल रहेंगे। ये देखें वी, कलर चेंज किया मैंने, और ये आई, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। ये वी है और ये आई है, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। इंडक्टर के अंदर अभी मैं बता रहा था कौन लीड करता है। अब इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आई को जो है ना आपने एक्स एक्सिस पे ही रखना है, ये याद रखिएगा। जी, आई उधर ही रहेगा, ये देखें ये इधर रह गया। अब यहाँ पे कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा, जी हमें पता है कि वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज लीड करता है तो इसके लिए हम रेड कलर यूज करेंगे। ये देखें ये वोल्टेज आ गया। और एक्सी के अंदर कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। लेकिन मैं करंट को अगर एक्स एक्सिस पे रखता हूं तो सोचे थोड़ा सा, ये देखिए करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे ही रखना है, ठीक है। तो फिर वी किधर होगा, क्योंकि ये तो लीड करता है,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो V होगा वो नीचे की तरफ होगा, यहाँ दिस इज VC। करंट तीनों डायरेक्शन में एक ही जगह पे है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, करंट सब में सेम है, ये V आ गया, ये VL होगा। यहाँ पे गौर करें कि मैंने VC की वैल्यू कम क्यों ली है, इसलिए कि जब मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा था तो फ्रीक्वेंसी की वो वाली वैल्यू ली है, सपोज किया है कि जिस लम्हे मैं सर्किट को चेक कर रहा था उस टाइम VC की वैल्यू कम थी, VL की ज्यादा थी। उल्टा भी हो सकता है, VL की वैल्यू ज्यादा भी कम भी हो सकती है, इसकी ज्यादा भी हो सकती है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे। अभी मैंने वो कंडीशन ली है जिसमें VC कम है और VL ज्यादा है। जी, सपोज कर लें अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर डीसी सप्लाई की बात करें, वहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है, कोई आपको ये कहे कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, आप क्या करते थे, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट, आप कहते थे जनाब 6 वोल्ट है, अलजेब्रिक सम ले लिया। यहाँ आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है, एक की वैल्यू कम हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फेजर डायग्राम की मदद से आप नेट वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे। यहाँ पे आप आसान है, यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है, उसी टाइम दूसरी की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर करेंगे? जी जनाब, मुझे रेजर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, इन को ऐड कर ले पहले, इन दो को, इसमें देखें कि आई इधर ही रहेगा इन सब का, इसका मतलब है आई को ऐड करना कोई मसला ही नहीं है। ये देखें मैं नीचे लाइन बना रहा हूँ, बहुत अहम है ये बात समझना। बल्कि मैं अभी ना ऐसे करता हूँ कि ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये आई उधर ही रह गया, बल्कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ही इसका यूज कर लेता हूँ, ये आई उधर रह गया। क्लियर? अब मुझे ये बताएं कि वी एल किधर था, ऊपर, और वी सी किधर था, नीचे। बड़ा कौन सा है, वी एल। अगर ये 4 है या 2 है तो किसका 2 बच जाएगा, क्योंकि वी एल बड़ा है वी सी। ये देखें, ये इतना है और ये इतना है, तो अगर मैं वी एल में से वी सी निकाल दूं, दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं, ठीक है, तो जब मैं नेट निकालूंगा तो क्या आएगा, वी एल माइनस वी सी, और वो कितना बचेगा। मैं रेजर यूज कर लेता हूँ, ये देखें, तो आपके पास ये इतना बच जाएगा। अब ये वेक्टर किस चीज को शो कर रहा है, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। जी जनाब, और आपका वोल्टेज जो है ये वाला, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये है ही करंट के साथ। अब आप यहाँ से नेट वोल्टेज निकालें, दिस इज नेट वोल्टेज, ये वाला नेट वोल्टेज। ये नेट वोल्टेज का फार्मूला क्या बनेगा, नेट वोल्टेज जो है वो इक्वल है वी ऑफ आर प्लस ये वाला वोल्टेज वी एल माइनस वी सी। इस सब का स्केयर ले लें, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, ये वो वी का फार्मूला था जो हमने निकालना था। देखें कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है। अब आप ये कहते हैं नहीं सर हमने ना ऐसे मेजर नहीं करना, हमें जो है ना आर और सी को देखना है, आर और सी को। अब देखें मैं अगेन रेजर यूज कर रहा हूँ, आर और एल सपोज कर लें, आप चाहते हैं आप सी यहां से निकाल दें, सी को यहां से मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें सी निकल गया, यहां से भी निकल गया। अगर यहां से निकलता है तो आप यहां से भी निकाल दें, यहां से भी निकाल दें। अब फार्मूला देखें कितना आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें जी, ये देखें तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा आर एल का, टोटल वोल्टेज का, वो किस चीज की इक्वल आएगा, यहाँ पे देख लें आप, बहुत आसान है। ये देखें, ये वी ये वाला आ गया और ये वी एल आ गया, ये बन गया टोटल वोल्टेज, दिस इज टोटल वोल्टेज। फार्मूला क्या बनेगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, सो सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं, थीटा, थीटा क्या बनेगा, वी एल ओवर वी आर, टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स भी यहाँ लिखेंगे साथ, टेन थीटा। ये एक चीज हो गई। अब नहीं, आप कहते हैं नहीं सर हमने ना रेजिस्टर और दूसरी चीज लगानी है, अगेन मैं यूज रेजर। जी, अब आप इसको रेज करना चाहते हैं और अगेन जो है ना आप लेके आना चाहते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, ये देखें, ये कैपेसिटर आपने दोबारा लगा दिया और ये वायर जोड़ दी। ठीक है, इसका बिहेवियर क्या था,
आई उधर ही रहेगा और VC नीचे की तरफ होगा। जी जनाब, अब नेट क्या बनेगा? ये VR और ये VC, तो आपका नेट वोल्टेज यहाँ पे बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फार्मूला फिर भी वही रहेगा, V इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। सो सिंपल। तो देखें जिस तरीके से भी आप इसको घुमाएं, काम हमारा वही बनता है। तो आप दो कंपोनेंट्स बना लें, बिहेवियर आपको समझ आ गया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखें, जी जनाब, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें तमाम चीज़ों को अब यहाँ से जो है ना वो क्लियर कर रहा हूँ। जी, अब मैं दोबारा जो है ना इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज कर लें ये आपके पास रेजिस्टर था, ये इंडक्टर था और ये जो है ना कैपेसिटर था, और यहाँ पे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। जी, यहाँ पे दोनों का दोनों क्या थे? पैरेलल थे। यहाँ पे ये V ज़्यादा है, I उधर ही रखूंगा, और इधर जो है उल्टा काम था, ये X ही रखा। यहाँ से जो नेट वोल्टेज मुझे मिला वो कुछ इस फॉर्मेट में था, VR इधर ही है और VL माइनस VC जो है ना यहाँ पे आ रहा था। दिस इज VL माइनस VC, ये मेरे पास नेट V निकला। तो V की क्वेश्चन क्या बनी? V की क्वेश्चन बनी कि VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आपको कोई कहता है नहीं आप ये तमाम चीजें जो है ना वो आप रेजिस्टेंस के हिसाब से बताएं, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? XL, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? XC। अब आप इसी इसी इक्वेशन को चेंज कर दें, जो नीचे वाली इक्वेशन है, मैं यहाँ से रेजर यूज कर रहा हूँ, ये देखें, इसी इक्वेशन को आप चेंज कर दें। सो सिंपल। जी, अब आपके पास रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस किधर थी? दिस इज रेजिस्टेंस R। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बनेगी? सो सिंपल, XL माइनस XC। और ये आपके पास नेट रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, ये आ गई टोटल सर्किट की। इसी के अंदर इक्वेशन बनाएं, सेम इक्वेशन बनेगी, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसको पहले भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कहेंगे ये थीटा कितना बन रहा है, ये आपने निकालना है, तो थीटा किस चीज की इक्वल आएगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर किसको रखेंगे? XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। सो सिंपल। ये देखें, आप थीटा भी निकाल सकते हैं, इंपीडेंस भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं उस लास्ट कंडीशन की तरफ कि अगर XL और XC दोनों सेम हो जाएं देन क्या होगा? जी, मुझे रेजर यूज करना पड़ेगा बहुत सी चीजों को यहाँ से रेज करने के लिए। जी, XL और XC अगर सेम हो जाते हैं, वो सेम कब होंगे? जब इनकी ये वाली वैल्यू और सॉरी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास जो Z वेक्टर था जो यहाँ पे मौजूद था और R यहाँ पे था, ये Z इसके ऊपर आ जाएगा, Z इसके ऊपर आ जाएगा, तो Z इक्वल टू R हो जाएगा। और ये इक्वेशन भी देखें Z की, अभी आप देख रहे थे, सॉरी जी, Z इक्वल्स टू R, Z इक्वल्स टू R। अभी आप ये इक्वेशन भी लिख रहे थे, मैं दोबारा इसको यूज कर लेता हूँ। अगर Z इक्वल टू R हो जाए तो होगा क्या? ये देखें, ये वाली अब मैं ये सारा कुछ रेज कर रहा हूँ ताकि मैं, अब आपको चीजें क्योंकि समझ आ गई हैं। तो Z की इक्वेशन अभी आपने लिखी थी, XL माइनस XC इसका स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। होगा क्या? अगर XL इक्वल टू XC हो जाए और ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी, वो कैसे मेजर करते हैं वो आपको पता ही है। इसका फार्मूला होता है 2πfl इक्वल टू 1/2πfc। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? 1/2π√LC। आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पुट करें और इसमें जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सपोज कर लें एफ की वैल्यू आ गई है 2 किलो हर्ट्ज, सपोज कर लें। अब वो जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है
वहां से फ्रीक्वेंसी अगर 2 किलोहर्ट्ज देंगे तो वहां पे क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद हैं लेकिन वो इनइफेक्टिव होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर ये इक्वल हो जाएगी तो जी किस चीज की इक्वल आ रहा है, आर के इक्वल, जी इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेजोनेंस होती है तो क्या क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है वी इक्वल टू जी आई, आई किस चीज की इक्वल आ जाएगा, वी ओवर जी। रेजोनेंस के अंदर सबसे पहले एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ये दोनों कंपोनेंट इनइफेक्टिव हो जाते हैं। आपका जो सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव होगा, हालांकि वो दोनों लगे हुए हैं लेकिन इनइफेक्टिव होंगे। टोटल इंपीडेंस जीरो नहीं होगी, किस चीज की इक्वल हो जाएगी, आर के, ये याद रखिएगा। टोटल इंपीडेंस अगर आर की इक्वल हो गई है तो ये दो तीन रेजिस्टेंस थी ना, एक्सएल एक्ससी और आर, ये दो खत्म हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखें करंट आपका मैक्सिमम हो गया, आई मैक्सिमम हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने रेजोनेंस पे यूज करने हैं, ठीक है। करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जी किस चीज की इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो आपका सर्किट क्या रहेगा, रेजिस्टिव। अगर आपका सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है तो आप पावर मैयर अगर करना चाहें तो पावर का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू, ये डेरिवेशन है लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है, P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर उसमें सारे मौजूद है तो उनके दरमियान तो एंगल है, वो एंगल आपको पुट करना होगा, तो कभी भी पावर आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कब मिलेगी, जब वी और आई दोनों पैरेलल होंगे। अगर तीनों में फ्रीक्वेंसी ऐसी लेते हैं, जैसे अभी मैं एंगल वगैरह शो करवा रहा था मेजर करने के लिए, अगर एंगल की वैल्यू जीरो से ऊपर कोई भी आ रही है तो कभी भी आपको पावर मैक्सिमम नहीं मिलेगी। पावर फैक्टर कब मैक्सिमम मिलेगा, जब आपके पास ये देखें, ये आर भी है, इंडक्टेंस भी है, और ये इन तीनों की रेजिस्टेंस मौजूद है, एक्सएल भी है एक्ससी भी है। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आर के अंदर वी और आई दोनों क्या रहते हैं, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगे तो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर आपके पास, ये पावर फैक्टर है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आपके पास पावर क्या आ जाएगी, वी आई इक्वल्स टू वी ए, क्योंकि रेजोनेंस पे पावर फैक्टर जो है cos 0 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको आपने याद रखना है। दूसरा, ये जो आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं ना, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनके अंदर एक और खूबी भी होती है, और वो खूबी ये है कि ये जो है ना एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको वोल्टेज स्टोर देते हैं तो एनर्जी स्टोर करते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वी एल और वी सी, वो मे बी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज, ये भी याद रखिएगा। सोर्स वोल्टेज उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ये अनदर पॉइंट है। और आखिर में जो है ना, मेरे ख्याल में क्यू फैक्टर की भी बात कर दूं, शायद वो बीएससी में कहीं आ जाता है, तो वो भी आपका पार्ट तो है, वो भी मैं बता देता हूँ, उसका भी कंसेप्ट यहीं भी दे देता हूँ। आप ये रेजोनेंस कर्व पढ़ते होंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो आपको करंट है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, एफ नॉट, ठीक है। आपने F1 और F2 सुना होगा, या क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो है ना बीएससी के प्रैक्टिकल के अंदर भी करते हैं, वो भी मैं यहाँ साथ समझा देता हूँ। बेसिकली वो क्या होता है, ये पावर अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम लूँ तो हाफ पावर जो है ना वो 0.707 पे आपको मिलती है। तो वहां पे जहां जहां ये कट होगा, ये कर्व, वो पहला कट F1, दूसरा F2, इसके दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की रेंज होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है, जिसको आप डेल्टा एफ कह रहे हैं, डेल्टा एफ इक्वल्स टू F2 माइनस F1। बैंडविड्थ क्या चीज है, आपको पता है जब सिंगर कोई गाना गा रहा होता है तो उसमें गिटार से लेके और बहुत सी चीजें जो है ना साथ इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो आपको चाहिए। आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है ना, सपोज कर लें, इस ये रेंज वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, बैंडविड्थ में तमाम चीजें चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है क्यू फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर मीन क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स, क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स। क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स का क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स का मतलब ये है कि जब आप ऑडियो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो आप कहते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल क्लियर आवाज आनी चाहिए, और कोई आवाज ना हो, और कोई फ्रीक्वेंसीज ना हो। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो जहाँ पे पावर जो है ना, पावर लॉस, ये देखें यहाँ तक, यहाँ पे 50% होती है, तो ये फ्रीक्वेंसीज को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। जब भी आप बात करेंगे ये वाली सारी फ्रीक्वेंसीज साउंड में ऐड होंगी।
जैसे मैं बता रहा था ना, गिटार की आवाज है, उसके साथ तबले की आवाज है, सिंगर की आवाज है, ये आपको अच्छी लगती हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको चाहिए। लेकिन कॉल के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉल पे सिर्फ आपको एक जो है ना वो साउंड वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? इनको तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी पावर जो है ना 50% है मैक्सिमम के, वो यहाँ ऐड होंगी बैंडविड्थ में। आप बैंडविड्थ को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप बैंडविड्थ को अगर कम करना चाहते हैं, सॉरी मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ जी। अगर आप बैंडविड्थ को कम करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। आप डेल्टा एफ को कम करें, या फिर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, बैंडविड्थ कम हो जाएगी। तो क्यू फैक्टर दो तरीके से, या तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें या बैंडविड्थ को कम कर दें, आपका क्वालिटी ऑफ द सिग्नल जो है वो बढ़ जाएगा, आवाज आपको क्लियर और क्रिस्टल फील होगी। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दें या फिर डेल्टा एफ को कम कर दें। अगर ये डेल्टा एफ को कम करते हैं या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर और क्वालिटी ऑफ द सिग्नल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्वालिटी ऑफ द सिग्नल एक और तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? आप उस सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस है उसको बढ़ा दें, तब भी आप क्वालिटी फैक्टर बढ़ा सकते हैं। वो डेरिवेशन है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि बीएससी के अंदर जो इक्वेशन यूज करते हैं इसका मतलब क्या है। बैंडविड्थ भी लाजमी है बहुत सी जगहों पे, जैसे मैं अभी कह रहा था कि सॉन्ग के अंदर आपको ये तमाम फ्रीक्वेंसीज चाहिए। और ये क्यों ऐड हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो 50% है, मैक्सिमम पावर के यहाँ कितनी है? 50% है, तो ये सारी चाहिए आपको। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप ये चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल, चाहे आप वीडियो फॉर्म को देख रहे हो क्लियर एंड क्रिस्टल हो, तो आपको ये बैंडविड्थ कम करनी होगी। क्योंकि आपने क्वालिटी ऑफ द सिग्नल बढ़ाने के लिए तो बैंडविड्थ कम करें या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दें, तो तब जो है ना आप क्वालिटी ऑफ द सिग्नल भी ले सकते हैं। तो ये भी साथ अटैच था, ये भी मैंने बता दिया। तो ये सारा आरएलसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड चीजें थी। आरएलसी पैरेलल सर्किट के इसके अपोजिट जो है ना वो आप बताएंगे, जो मैंने आपको आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर बताया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है कि सारे आपको समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके जिम्मे क्या काम है, आपने ये वाला सर्किट लेके ये एक, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, मैंने तीनों यूज किए हैं। आप एक दफा आर और एल को लेंगे, इनका सर्किट बनाएंगे, इसको खत्म कर देंगे, और एक दफा आर और सी को, और फिर देखेंगे कि नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस जो इंपीडेंस है वी और जी, ये कैसे आते हैं। ठीक है, इनको आपने निकालना है एक ही सर्किट से। सर्किट वही है, पहले आरएलसी सर्किट सारा बना लेना है, उसमें से अगर इंडक्टर निकाल दें तो सारे कंपोनेंट्स इंडक्टर के निकल जाएंगे, आर और सी का बच जाएगा। और अगर कैपेसिटर निकाल दें तो सारा कुछ किसका बच जाएगा? आर और एल का। फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।